दफतन नायला की आंख खुल गई। इसे नींद में यूं महसूस हुआ जैसे मवेशियों के गले में बंधी हुई घंटियां बज रही हों। वो इसे वाहिमा या ख्वाब समझी, लेकिन यह ख्वाब नहीं था। घंटियों की आवाज अब भी इसकी समाज से टकरा रही थी। दिन की मध्यम सी रोशनी फैल रही थी। नायला ने सुल्ताना और ससी को भी जगा दिया। ये आवाजें सुन रही हो? नायला ने कहा, जैसे मवेशियों के गले में बंधी हुई घंटियां बज रही हो। हाँ, कुछ आवाज तो आ रही है, सुल्ताना ने कहा, फिर एकदम उछल पड़ी। कारवां, मेरा ख्याल है कि कोई काफिला गुजर रहा है। मस्जिद समीने हजरात, आप देख रहे हैं उर्दू दास्तान और आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है उर्दू नावल दश्ते जुनून, किस्त नंबर 54। आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया। वो तीनों उठकर इधर उधर देखने लगी। चट्टान की पिछली तरफ तकरीबन निस मील के फासले पर ऊँटों का एक काफिला जाता हुआ नजर आया। आवाज इन्हीं ऊँटों के गले में बंधी हुई घंटियों की थी। अगर सन्नाटा न होता तो इतनी दूर से इन्हें ये आवाजें सुनाई न दे पाती। वो तीनों चट्टान से उतरकर कारवां की तरफ दौड़ने लगी। वो काफिले वालों को मुतवज्जो करने के लिए जोर जोर से चीख रही थी। इस कारवां में 6 ऊँट शामिल थे, जिनके साथ सिर्फ एक ही मर्द था। इसने इन्हें देखकर ऊँट को रोक लिया। तीनों गिरती पड़ती और हाँपती हुई कारवां के पास पहुंच गई। ससी अपनी राइफल चट्टान पर ही छोड़ आई थी। अलबत्ता सुल्ताना ने अपना पिस्तौल जीन्स की जेब में डाल लिया था। सारबान पहले तो इन्हें आदमी ही समझा था, लेकिन वो करीब पहुंची तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा। रेगिस्तान में इतनी हसीन लड़कियां कहां से आ गई? इसने अपनी उंगली को दांतों में दबाकर खूब काटा। वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा था। कौन हो तुम लोग? इस शख्स ने ईंटी हुई जुबान में पूछा और बारी बारी तीनों की तरफ देखने लगा। इसे अब भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हम मुसाफिर हैं। उस चट्टान की दूसरी तरफ हमारी गाड़ी खराब हो गई है। हम रास्ता भटककर इस तरफ आ गए हैं। क्या तुम हमें किसी बस्ती तक पहुंचा सकते हो? हम तुम्हें इसका मुआवजा देंगे, नायला ने कहा। कहाँ जाना है तुम लोगों को? इस शख्स ने पूछा। वो राजपूत था। मखसूस अंदाज में बंधी हुई गुलाबी रंग की पगड़ी, बड़ी बड़ी बलखाई हुई मूछें, सफेद कुर्ता और मखसूस अंदाज में बंधी हुई सफेद धोती, पैरों में खुशानुमा जूते थे। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। कोलायात, हमें कोलायात जाना है, नायला ने कहा। मैं तुम लोगों को कोलायात से चंद मील पहले एक बस्ती में पहुंचा दूंगा। वहां से तुम लोग बस में बैठकर चली जाना, इस शख्स ने कहा और हश करके ऊंट को बिठाने लगा। ससी तो ऊंट पर सफर करने की आदी थी, मगर नायला और सुल्ताना के लिए ऊंट की सवारी का पहला तजर्बा था। इन्हें अलग अलग ऊंटों पर बिठाया गया और जब वो ऊंट खड़े होने लगे तो नायला और सुल्ताना के मुंह से बेइख्तियार चीखें निकल गई थी। तुम कहां से आ रहे हो? हमें तो रेगिस्तान में कोई बस्ती नजर नहीं आई, नायला ने पूछा। वो दूसरे ऊंट पर थी और इससे आगे वाले ऊंट पर वो शुतरबान था। 2 कोस उधर एक छोटी सी बस्ती है। शुतरबान ने पीछे की तरफ इशारा किया। मैं इसी बस्ती में रहता हूँ, कोलायात जा रहा हूँ, लेकिन इससे पहले एक बस्ती में रुकूंगा। वहां से ऊँटों पर सामान लादना है, लेकिन तुम लोग घबराओ नहीं। इस बस्ती से तुम्हें कोलायात के लिए बस मिल जाएगी। वो बस्ती यहाँ से कितनी दूर है और कोलायात इससे आगे कितना है? नायला ने पूछा। वो बस्ती यहाँ से 3 कोस है और कोलायात इससे 15 कोस और आगे, शुतरबान ने बताया। कि इस बस्ती में कोई ऐसी दुकान है जहाँ हमें कुछ जनाना लिबास मिल सके? इन कपड़ों से तो हमने तौबा कर ली है, बहुत बेआरामी होती है। वलायती लिबास पहनने का शौक पूरा हो गया, नायला ने कहा। मिल जाएंगे लीड़े लते, शुतरबान ने कहा। मैं दिला दूंगा। दुकानदार हीरामल मेरा दोस्त है। और तुम्हारा नाम क्या है? नायला ने पूछा। गणेश दास, इस शख्स ने जवाब दिया। काफिला चलता रहा। बातों में सफर आसानी से कट गया। अब वो बस्ती नजर आने लगी थी। हमें बस्ती से बाहरी ऊंटों से उतार देना, वरना बस्ती के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, नायला ने कहा। बस्ती से कुछ पहले झाड़ियों और खजूरों के दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। गणेश दास ने इन्हें बस्ती के बाहरी ऊंटों से उतार दिया। ऊंटों के बैठते ही इन्हें इतने झटके लगे जितने ऊंटों पर सवार होते वक्त लगे थे। गणेश दास भी अपने ऊंट से उतरकर इनके साथ पैदल चल रहा था। बस्ती क्या थी, अच्छा खासा गांव था। नायला के ख्याल में 5-6 हजार की आबादी तो जरूर रही होगी। गणेश दास ने 2-3 गलियां घुमाता हुआ एक दुकान के सामने रुक गया। दुकान अभी अभी खुली थी और दुकानदार हीरामल पीतल की लुटिया से दुकान के सामने थड़े पर छिड़काव कर रहा था। छिड़काव क्या कर रहा था, बस उंगली भिगोकर छींटे दे रहा था। इसके साथ ही वो राम राम की माला भी जप रहा था। हीरामल, घर का दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए ग्राहक लाया हूँ। इन मेमों को कपड़े चाहिए, गणेश दास ने कहा। हीरामल चंद लम्हे इनकी तरफ देखता रहा, फिर वो दुकान में घुस गया। इस वक्त सूरज निकल रहा था। इत्तेफाक से गली में कोई भी नहीं था। हीरामल ने अंदर से मूली का दरवाजा खोल दिया। वो तीनों अंदर दाखिल हो गई। घर खाली पड़ा था। कपड़े तो तुमने पहन रखे मेम साहिब, और क्या चाहिए?
हीरामल ने बारी बारी इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। नायला ने इसे बताया कि इन्हें किस किस्म के कपड़े चाहिए, और फिर तकरीबन पौन घंटे बाद जब वो हीरामल के मकान से बाहर निकली तो मुकम्मल तौर पर राजस्थानी लिबास में थी। ये पूरा सहराए थर का खित्ता था। सिंध में थर के इलाके और इस इलाके की खवातीन के लिबास में ज्यादा फर्क नहीं था। चोली, घाघरा और चुनरी नुमा पीले रंग की या लाल रंग की चादर। उन्होंने बाहों में सफेद और सूख रंग की प्लास्टिक की चूड़ियां भी पहन ली थी। जब वो मकान से निकली तो गणेश दास अपने ऊंट ले जा चुका था। हीरा मल्ले ने समझा दिया कि कोलायात की बस कहां से मिलेगी, और फिर थोड़ी देर बाद वो बस पर सवार होकर कोलायात की तरफ जा रही थी। इस बस्ती से कोलायात तक कच्ची सड़क थी। बस अभी तकरीबन 3-4 मील का फासला तय किया होगा कि सामने से एक फौजी जीप और इसके पीछे एक ट्रक आता दिखाई दिया। जीप सड़क के बस में रुक गई। मजबूरन बस ड्राइवर को भी बस रोकना पड़ी। एक फौजी जीप से उतरकर बस में आ गया और सवारियों को घूरने लगा। नैला सरसे सुल्ताना ने दूसरी राजस्थानी औरतों की तरह इस तरह घूंघट काट लिए कि चेहरों के साथ इनके हाथ भी छुपकर रह गए। क्या बात है हवालदार जी, आइए, चेकिंग क्यों हो रही है? बस ड्राइवर ने पूछा। 3 मुसलमान लड़कियां रामगढ़ में बड़ी तबाही फैलाकर भागी हैं। वो पाकिस्तानी जासूस है और हमें इन्हीं की तलाश है, फौजी ने जवाब दिया। वो लड़कियां रामगढ़ से यहाँ तक कैसे आ सकती हैं? वो जीप लेकर भागी थी बेवकूफ। हो सकता है जीप छोड़कर बस में सफर कर रही हो, इसलिए चेकिंग हो रही है, फौजी ने जवाब दिया। एक बार फिर औरतों को देखता हुआ बस से उतर गया। इसे यकीनन ऐसी लड़कियों की तलाश थी जिन्होंने शर्ट्स और जीन्स पहन रखी थी, जबकि इस बस में तमाम औरतें राजस्थानी थी। जीप और ट्रक बस्ती की तरफ रवाना हो गए और बस अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ी। नायला दिली दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि उन्होंने कपड़े बदल लिए थे। अगर जीन्स और शर्ट में होती तो इस वक्त पकड़ी जा चुकी होती, लेकिन अभी वो खतरे की हद से बाहर नहीं निकली थी। बस्ती पहुंचकर अगरी ने किसी तरह पता चल गया कि 3 गोरी चिट्टी अजनबी लड़कियों ने यहाँ लिबास खरीदकर तब्दील किए थे, तो वो वायरलेस पर कोलायात को इत्तला कर देंगे और इन्हें कोलायात पहुंचने से पहले ही पकड़ लिया जाएगा। ससीर सुल्ताना भी अपनी जगह बैठी यही सोच रही थी। कोलायात से तकरीबन 2 मील पहले बस एक छोटी सी निवाही बस्ती के करीब रुक गई। एक बूढ़ा आदमी और 2 औरतें बस से उतरने लगी। नैला भी सुल्ताना और ससी को इशारा करते हुए सीट से उठ गई और वो तीनों भी इन मुसाफिरों के साथ बस से उतर गई। कोलायात दरमियाने दर्जे का शहर था। इसकी नवाही जमीनें आबाद थी। बस से उतरने वाला बूढ़ा और दोनों औरतें बस्ती की तरफ चली गई और ये खेतों की तरफ मुड़ गई, जहां तकरीबन 1 फरलांग आगे चंद घर नजर आ रहे थे। वो तेज तेज कदम उठाती हुई खेतों में चलती रही और इन घरों के करीब से गुजरते हुए कच्ची बस्ती से होकर शहर में दाखिल हो गई। बसों के अड्डे पर पहुंचने में मजीद आधा घंटा लग गया। ये इनकी खुशकिस्मती थी कि इन्हें फौरन ही बीकानेर जाने वाली बस मिल गई, जिसने इन्हें तकरीबन 2 घंटे में बीकानेर पहुंचा दिया। बीकानेर एक बड़ा शहर था। यहाँ किसी को तलाश कर लेना आसान नहीं था, मगर हलचल इन्हें रास्ते में भी नजर आई और बीकानेर में भी हलचल दिखाई दी। बड़े वसी पैमाने पर इन औरतों की तलाश शुरू हो चुकी थी। इन तीनों के पास खासी बड़ी रकम भारतीय करेंसी में मौजूद थी। उन्होंने मिठाई की एक दुकान से कचौरियां लेकर खाई और रास्ता पूछते हुए पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ चलती रही। रेलवे स्टेशन पहुंचकर इन्हें पता चला कि जोधपुर के लिए एक पैसेंजर ट्रेन दोपहर 2 बजे रवाना होगी और इस वक्त 12 बजने में चंद मिनट बाकी थे। वो स्टेशन के बैरूनी मुसाफिर खाने में आ गई। सुल्ताना अलग बैठी थी, नाले और ससी अलग। 1:30 बजे टिकट लेकर वो प्लेटफॉर्म पर आ गई। जोधपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग चुकी थी। मुसाफिर ट्रेन में सवार हो रहे थे। तीसरे दर्जे के मुसाफिरों के पास सामान ज्यादा था। नैला ने भी तीसरे दर्जे का ही टिकट खरीदे थे। वो अगरचे एक ही कंपार्टमेंट में थी, मगर अलग अलग सीटों पर बैठी थी, ताकि अगर स्टेशन पर भी इनकी तलाश हो रही हो तो तीनों को इकट्ठे देखकर किसी को शुबा न हो सके। ट्रेन मुकर्ररा वक्त के बजाय 15 मिनट की ताखीर से रवाना हुई। ट्रेन की रवानगी के साथ ही उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया था। 3 घंटे बाद ट्रेन नागपुर पहुंची। बीकानेर के बाद ये दूसरा बड़ा शहर था। स्टेशन पर खासा हुजूम था। यहाँ बहुत से मुसाफिर ट्रेन से उतरे थे और बहुत से नए मुसाफिर सवार हुए थे। सुल्ताना वाली सीट से भी कुछ मुसाफिर उतरे थे। वो सीट खाली होते ही नैला और ससी इसी सीट पर आ गई थी। ट्रेन जब जोधपुर पहुंची तो रात के 10:30 बज चुके थे। नैला के ख्याल में इनके लिए असल परेशानी अब शुरू हुई थी। अगर कोई गांव या छोटी बस्ती होती तो उन्हें मेहमान समझकर किसी भी घर में जगह मिल सकती थी, मगर जोधपुर एक बड़ा शहर था। यहाँ लातादाद होटल मौजूद थे, मगर किसी होटल में ठहरना खतरे से खाली नहीं था। पहली बात तो ये थी कि वो अकेली औरतें थी और फिर होटल में क्याम के लिए रजिस्टर पर खानापुरी करना पड़ती।
मुमकिन शुबे की बिना पर इनसे कुछ पूछ भी हो जाती। इस तरह वो फंस भी सकती थी। उनके पास किसी किस्म का सामान भी नहीं था जो इन्हें मजीद मशकूक बना सकता था। अब कहाँ जाना है, रात कहाँ गुजारेंगे? नायला ने स्टेशन से बाहर आकर कहा। जाहिर है कि हम किसी होटल में नहीं ठहर सकते, लेकिन रात गुजारने का कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा, सुल्ताना ने कहा। 1 मिनट मुझे सोचने दो। जल्दी सोचो और चलती रहो। वो 2 आदमी हमें घूर कर देख रहे हैं। अगर वो सरकारी आदमी ना भी हुए तो गुंडे हो सकते हैं जिनकी वजह से हमें परेशानी हो सकती है, नायला ने चलते हुए कहा। तांगे और टैक्सी वाले स्टेशन से बाहर आने वाले मुसाफिरों को घेर रहे थे। इनके पास चूंकि सामान नहीं थी, इसलिए तांगे और टैक्सी वालों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी। वो तीनों तांगा स्टैंड की तरफ चलती रही, जहाँ इस वक्त खाली तांगा आकर रुका था। कोचवान बूढ़ा था, धोती कुर्ता और केसरी रंग की पगड़ी, इसकी सफेद मूछें लटकी हुई थी। सुल्ताना ने इशारा किया और तीनों तांगे पर सवार हो गई। बूढ़े कोचवान इनकी तरफ देखा और तांगे पर बैठकर घोड़े की लगाम संभाल ली। कहाँ जाना है? इसने ईठी हुई जुबान में पूछा। यहां से तांगा तो निकाल बताते हैं, ससी ने कहा। थरी में बात तांगे वाले के लिए कोई अचंभे की बात नहीं थी। यह इलाका थर को टच करता था और राजस्थानी और थरी जुबान में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। बूढ़े ने तांगा अड्डे से निकाल लिया। सुन रहे काका, ससी ने बूढ़े कोचवान को मुखातिब करते हुए कहा। हम ठाकुर हरिचंद के मेहमान हैं, मगर रास्ते में हमारा सामान चोरी हो गया है। ठाकुर का पता भी इसी में था। हमें किसी ऐसी जगह ले चल जहां हम रात गुजार लें और कोई हमें परेशान न करे। हम पैसे देंगे। ठाकुर हरिचंद कौन है? तांगे वाले ने पूछा। हमारा चाचा है, हम पहली बार यहाँ आई है, मगर हमारे साथ ये हो गया, ससी बोली। मेरा मतलब है ठाकुर हरिचंद क्या काम करता है? बूढ़े ने पूछा। कारोबार करता है, बहुत बड़ी हवेली है इसकी, ससी ने बताया। इस तरह तो पता नहीं चलेगा। मेरे घर चलोगी? वहां तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। मेरी बिटिया है घर में, बूढ़े ने कहा। चल अपने ही घर ले चल, हम तेरे को मंजी का किराया देंगे, ससी ने जवाब दिया। नायला और सुल्ताना ने इत्मीनान का सांस लिया। रात गुजारने का बंदोबस्त हो गया था और इसमें खतरे की कोई बात भी नहीं थी। ससी ने पहली मर्तबा अक्लमंदी का मुजाहरा किया था। तांगे वाले का मकान शहर के पसमानदा इलाके के एक बड़े छप्पड़ के किनारे वाक़ था। बहुत बड़ा अहाता था जिसमें एक तांगा और घोड़ा पहले से ही मौजूद था। बूढ़ा इन्हें अहाते की पिछली तरफ ले गया। सुल्तान ने अपने लिबास में छुपा रिवाल्वर हाथ में ले लिया। इनके साथ किसी किस्म का धोखा भी हो सकता था। बूढ़े की बीवी बहुत अरसा पहले मर चुकी थी। इसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसकी इसने बड़े चाव से शादी की थी, लेकिन बूढ़े की बहू एक बच्ची को जन्म देने के बाद इंतकाल कर गई। इसके 1 साल बाद बेटा भी एक हादसे में खत्म हो गया। इस बच्ची को बूढ़े ने ही पाला था। वो इसी को बेटी कहता था। शकुंतला की उम्र 23 के लगभग थी और वो कॉलेज के आखिरी साल की तालबा थी। नायला को इसके बारे में जानकर हैरत नहीं हुई थी। तालीम सिर्फ दौलतमंदों की मीरास नहीं थी। अगर किसी राजे की बेटी तालीम हासिल कर सकती थी तो एक तांगे वाली की पोती को भी तालीम हासिल करने का इतना ही हक हासिल था। शकुंतला दरमियाने कद की एक बहुत खूबसूरत और खुश अखलाक लड़की थी। इसकी जहानत में भी कोई शुबा नहीं था। बूढ़ा जब इन तीनों को लेकर घर आया तो शकुंतला ने फौरन ही ताड़ लिया कि ये तीनों वो नहीं जो अपने आप को जाहिर कर रही है। इसने मेहमान नवाजी का मुजाहरा करने के लिए इनके रोटी पकाई और जब वो खाने बैठी तो बूढ़ा तांगा खोलने के लिए अहाते में चला गया। तुम लोग कौन हो और कहां से आई हो? शकुंतला ने खाने के दौरान सुल्ताना की तरफ देखते हुए पूछा। अरे बताया तो है ना कि मेरे चच्चे का पता खो गया है। अगर गाड़ी में हमारा सामान चोरी ना हो जाता तो हम अपने ठाकुर चाचा के घर जाती। बहुत बड़ी हवेली है इसकी, सुल्ताना के बजाय ससी ने जवाब दिया। देखो, शकुंतला ससी को नजरअंदाज करते हुए बदस्तूर सुल्ताना की तरफ देखते हुए बोली। मैं उम्र में तुम लोगों से छोटी जरूर हूँ, लेकिन इस छोटी सी उम्र में इस वक्त और वक्त ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। तुम्हारी ये दोस्त जो कहानी सुना रही है, मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा। तुम वो लोग वो नहीं जो जाहिर कर रही हो। इंसान अपने चेहरे से भी पहचाना जाता है। तुम तीनों के चेहरे इस इलाके के लिए अजनबी है। महज लिबास तब्दील कर लेने से शख्सियत तो नहीं बदल जाती ना। मैं तो ये भी पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि जोधपुर के किसी ठाकुर हरिचंद से तुम लोगों का कोई ताल्लुक नहीं, बल्कि इस मजहब से भी तुम लोगों का कोई दूर का वास्ता नहीं। तुम लोग मुसलमान हो और किसी वजह से अपने असली छुपाने की कोशिश कर रही हो। वो वजह कुछ भी हो सकती है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन इस वक्त तुम लोग किसी मुसीबत में फंस सकती हो। अगर तुम लोग अपने बारे में ठीक ठाक बता दो तो हो सकता है हम तुम्हारी मजीद कोई मदद कर सकें।
میرے दादा बहुत अच्छे इंसान हैं। पुलिस वालों से भी इनके थोड़े बहुत ताल्लुकात हैं। ये तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारे दादा का एक अच्छा और नेक इंसान होने में कोई शुबा नहीं, नायला ने जवाब दिया। इसने गुफ्तगू की जिम्मेदारी संभाल ली थी। अगर वो अच्छे इंसान ना होते तो हमें अपने घर न ले आते। तांगे वालों को तो रोजाना सैकड़ों लोगों से वास्ता पड़ता है, लेकिन तुम्हारा दादा तो एक बहुत ही मुख्तलिफ इंसान है और तुम्हारी जहानत में भी कोई शुबा नहीं। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। हम वो नहीं है जो जाहिर कर रही है, और हमारा हिंदू मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं। हम तो मुसीबत की मारी हैं, अपनी इज्जत और जान बचाने के लिए भागी फिर रही है। फिर तुम लोग कौन हो? शकुंतला ने पूछा। क्या हम तुम पर एतमाद कर सकते हैं? नायला ने इसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हम राजपूत हैं, शकुंतला ने जवाब दिया, और राजपूत छुपकर वार नहीं करते। और फिर तुम लोग तो हमारी मेहमान हो। भला मेहमान को कैसे धोखा दिया जा सकता है? बात यह शकुंतला, नायला ने कहा, हम तीनों मुसलमान हैं और पाकिस्तान की रहने वाली हैं। हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से अगवा करके लाया गया था। पता नहीं हमें कहाँ कहाँ रखा गया। वो लोग हमें बम्बई ले जाना चाहते थे, जहाँ से शायद हमें हिंदुस्तान से बाहर भेज दिया जाता। ये कोई बैनुल-अक़वामी गिरोह है जो बर्दा फरोशी का काम करता है। आखिरी मरतबा हमें जयपुर लाया गया था। 3 दिन पहले हम मौका पाकर इनके चंगुल से भाग निकली और पता नहीं कहाँ कहाँ से होती हुई यहाँ पहुँच गई। अगर स्टेशन के बाहर तुम्हारा दादा ना मिल जाते तो पता नहीं हमें रात कहाँ और कैसे गुजारना पड़ती। मेरा दादा बहुत अच्छा इंसान है, शकुंतला ने कहा। दर हकीकत मेरे दादा का ताल्लुक भी इसी सरजमीन से जिसे पाकिस्तान कहा जाता है। कभी कभी दादा मुझे अपनी कहानी सुनाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगता है कि सदियों एक साथ रहने वाले इंसान इस तरह क्यों बट गए थे। सदियों की मोहब्बत और चाहत यकायक नफरत में क्यों बदल गई। एक बर्तन में खाने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन क्यों हो गए थे। शकुंतला चंद लम्हों को खामोश हुई। इसके चेहरे पर अफसुर्दगी फैल गई थी। फिर वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, मेरे दादा ठाकुर प्रेम सिंह उमरकोट में पैदा हुए। इनका खानदान इस वक्त इसी इलाके में आबाद था जब मुगल शहंशाह अकबर ने इस इलाके में जन्म लिया था। इनकी ज़मीनें थीं। बहुत बड़ा जिम्मेदार ख़ानदान था। फिर वक्त बदल गया, लोग बदलने लगे। जब सरहद की लकीर खींची गई तो दादा की उम्र इस वक्त 19 साल थी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इधर आ गए। या इन्हें कुछ नहीं मिला। वो कुछ अरसा मजदूरी करते रहे, फिर तांगा चलाना शुरू कर दिया। जिस शख्स के आगे पीछे नौकरों चाकरों की फौज हुआ करती थी, आज भी लोगों का सामान ढो रहा है, तांगे पर सवारियां ढोता है। ये सब कुछ हुआ मगर इसकी राजपूतों वाली आन नहीं गई। वो आज भी अपने कोल का खरा और सच्चा है। वो तो मुझे भी यही सबक पढ़ाता रहता है कि सच्चाई से बड़ी कोई चीज़ नहीं। दौलत तो आनी जानी चीज़ है, इंसान की असल दौलत तो सच्चाई है। सच कहती हूँ, नायला ने कहा। तुम्हारे दादा जैसे लोग आज इस दुनिया में कहाँ रहे हैं। आज का इंसान तो वहशी और दरिंदा बन चुका है। ये वाकई हमारी खुशकिस्मती है कि मैं स्टेशन से निकलते ही तुम्हारा दादा मिल गया था। तो अब तुम लोग वापस पाकिस्तान जाना चाहती हो? शकुंतला ने पूछा। हाँ, कोशिश तो ये कि किसी न किसी तरह अपने वतन पहुंच जाए, नायला ने जवाब दिया। मैं दादा से बात करती हूँ, शकुंतला ने कहा। इसके खानदान के कुछ लोग बाड़मेर, सुईगाम और दूसरे इलाके और बाद दूसरे सरहदी इलाकों में आबाद हैं। इनमें से कुछ लोग तो चोरी छुपे सरहद पर आते जाते रहते हैं। हो सकता है कि इन्हीं के जरिए तुम्हारा काम बन जाए। हम तुम लोगों का यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे, नायला ने कहा। यह कोई एहसान नहीं होगा। अगर तुम लोग खैरियत से अपने घर पहुंच जाओ तो मुझे खुशी होगी। दादा आ रहा है, मैं अभी इससे बात करती हूँ, शकुंतला ने कहा। कमरे के बाहर कदमों की आवाज सुनाई दी और फिर शकुंतला का दादा ठाकुर प्रेम सिंह अंदर दाखिल हुआ। शकुंतला बेटा, वो इसकी तरफ देखते हुए बोला, इनका ख्याल रखना, खिदमत खातिर में कोई कसर ना रहे। ये किसी बड़े घर की लड़कियां हैं, बेचारी पहली मर्तबा यहाँ आई, इनका सामान भी चोरी हो गया और पता भी। जोधपुर बहुत बड़ा शहर है। मैं कल ठाकुर हरिचंद को तलाश करने की कोशिश करूंगा। इनकी तुम फिक्र मत करो दादा, और ना ही किसी ठाकुर हरिचंद को तलाश करने की जरूरत है। यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ ये कौन है, शकुंतला ने कहा। बूढ़ा ठाकुर इसके करीब चारपाई पर बैठ गया और शकुंतला इसे इनके बारे में बताने लगी। वो बार बार इन तीनों की तरफ देख रहा था और तीनों ने इस तरह नजर झुका रखी थी जैसे कोई जुर्म साबित हो जाने पर शर्मिंदा हो। और तुमने इनसे वादा कर लिया होगा कि दादा ने सरहद पार करा देगा। शकुंतला के खामोश होने पर बूढ़े ने कहा। हाँ दादा, शकुंतला इससे लिपट गई। तुम ही तो कहा करते हो कि किसी मजलूम की मदद करना बहुत बड़ी नेकी है, और फिर राजपूत जो वादा करता है उसे जरूर पूरा करता है। तुमने इनसे वादा कर लिया, वो जरूर पूरा होगा, बूढ़े ठाकुर ने कहा। अभी इन्हें आराम करने दो,
मैं इन्हें लेकर सुबह 7 बजे वाली ट्रेन से बाड़मेर रवाना हो जाऊंगा। बाड़मेर मैं भी चलूंगी दादा। रजनी चाची कई मरतबा बुला चुकी है। आजकल तो वैसे भी मेरी कॉलेज की छुट्टियां हैं, शकुंतला ने कहा। ठीक है, तुम भी चलना, घूम फिर आओगी। अब आराम करो तुम लोग, बूढ़ा ठाकुर कहते उठकर कमरे से निकल गया। और फिर सुबह 7 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन इन्हें जोधपुर से दूर बाड़मेर की तरफ ले जा रही थी। बहुत सुस्त रफ्तार ट्रेन थी, हर छोटे स्टेशन पर देर तक खड़ी रहती। दोपहर के लगभग वो लोग बाड़मेर पहुंचे। पाकिस्तानी सरहद से कई मील दूर राजस्थान का आखिरी बड़ा कस्बा था। इसे एक छोटा सा शहर कहा जा सकता था। बाड़मेर में ठोकर प्रेम सिंह का चचाजाद भाई था। वो आड़त का कारोबार करता था और सरहद पार के लोगों से भी इसके अच्छे ताल्लुकात थे। इस रात बूढ़े ठाकुर ने अपने चचाजाद प्रताप सिंह को लड़कियों के बारे में बताया तो वो चूंकि बगैर न रह सका। इस इलाके से सरहद पार करना बहुत मुश्किल है ठाकुर। 3-4 दिन से बड़ी सख्त निगरानी हो रही है सरहद की, प्रताप सिंह ने कहा। तुम्हारे आदमी तो हमेशा आते जाते रहते हैं। मैंने एक काम कह दिया तो सरहद की निगरानी सख्त हो गई। साफ क्यों नहीं कहते तुम मेरा यह काम करना नहीं चाहते, ठाकुर ने कहा। यह बात नहीं है ठाकुर, प्रताप सिंह ने कहा। तो फिर असल बात बता दो, क्या है? बूढ़े ठाकुर ने से घूरा। असल बात यह कि चंद रोज पहले 3 मुसलमान लड़कियां रामगढ़ में बहुत बड़ी तबाही फैलाकर भागी हैं। वो मुसलमान लड़कियां पाकिस्तान की जासूस हैं, इसलिए सरहद की निगरानी सख्त कर दी गई है। वैसे भी इन इलाकों में इन लड़कियों को तलाश किया जा रहा है जो सरहद के करीब वाक़ हैं, प्रताप सिंह ने कहा। अरे ये वो लड़कियां नहीं हैं। ये तो मैं कब कहता हूँ ये वही लड़कियां हैं। प्रताप सिंह ने इसकी बात काट दी। लेकिन यहाँ सरहद पर बड़ी सख्ती हो रही है। हाँ, ये हो सकता है कि तुम इन्हें सुईगाम ले जाओ। हो सकता है वहाँ इतनी ज़्यादा सख्ती ना हो। यूँ भी उस तरफ सरहद पार करने के कई रास्ते हैं। जयसिंह जैसे आदमी को कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। तो ठीक है, मैं सुबह लेकर इन्हें सुईगाम चला जाता हूँ, बूढ़े ठाकुर ने कहा। और फिर सुबह सवेरे ही वो बाड़मेर कांदला जाने वाली बस पर सफर कर रहे थे। पक्की सड़क थी और बस रफ्तार भी खासी तेज थी। शकुंतला भी बाड़मेर में रुकने के बजाय इनके साथ ही चली आई थी। 2-2.5 घंटे के सफर के बाद वो लोग एक और कस्बे में उतर गए। वहां से सुईगाम चंद मील के फासले पर था। इस कस्बे में सुईगाम के लिए बस मिल गई। जयसिंह रिश्ते में ठाकुर प्रेम सिंह का भतीजा था। सुईगाम में इसकी दुकान थी, मगर ये छोटी सी किराने की दुकान तो एक आड़ थी। इसका असल कारोबार तो स्मगलिंग था। ठाकुर ने इसे सूरत हाल से आगाह किया तो वो बोला, ये तो कोई बड़ी बात नहीं चाचा। अगर तुम कहो तो मैं हिंदुस्तान की पूरी आबादी को सरहद पार पहुंचा दूं। मैं हिंदुस्तान खाली नहीं करवाना चाहता, सिर्फ इन 3 लड़कियों को भिजवाना है, ठाकुर बोला। आज रात मेरे 2 ट्रक माल लेकर सरहद पार जाने वाले हैं। मैं इन लड़कियों को नगर पार पहुंचा दूंगा। वो पाकिस्तान का सरहदी कस्बा है, इससे आगे यहीं जाना चली जाए। जयसिंह ने कहा। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा जयसिंह, बूढ़े ठाकुर ने कहा। एहसान कैसा चाचा? जयसिंह ने कहा। मेरी बहन शकुंतला ने वचन दिया है और इसका तो मान भी रखना है, लेकिन हमें शाम से पहले पहले बीरवाला पहुंचना होगा। ये कौन सी जगह है? बूढ़े ठाकुर ने पूछा। सरहद के करीब राजस्थान की आखिरी बस्ती है। वहां से सरहद 2-2.5 मील के फासले पर है। आधी रात के करीब हम वहां सरहद पार करेंगे, जयसिंह ने जवाब दिया। और फिर शाम होने से पहले तकरीबन 1 घंटा ससी, नायला और सुल्ताना शकुंतला से रुखसत हो रही थी। शकुंतला उसका दादा ठाकुर प्रेम सिंह सुईगाम में ही रह गए थे। शकुंतला ने इस तरह रुखसत किया था जैसे इसकी सगी बहनें रुखसत होकर प्रदेश आ रही हुई। नायला इसकी मोहब्बत और खुलूस से बेहद मुतासिर हुई। हिंदुओं में ऐसे लोग भी थे जिनके दिलों में मुसलमानों की लंबी मोहब्बत थी। नफरत की सियासत ने इनके खुलूस को मुतासिर नहीं किया था। जयसिंह की बड़ी टायरों वाली जीप पर वो शाम का अंधेरा फैलने की थोड़ी देर बाद बीरवाला पहुंच गए। यह एक मकान के अहाते में 2 ट्रक खड़े थे जिन पर सामान लदा हुआ था। बीरवाला की आबादी 1,500-2 हजार से ज्यादा नहीं थी। यह मकान जहां नायला वगैरह को लाकर रखा गया था, वहां औरतें और बच्चे भी मौजूद थे। जयसिंह इन तीनों औरतों को लेकर जयसिंह इन्हें औरतों के हवाले करके बाहर चला गया। इसने जाते हुए औरतों को इन तीनों के बारे में कुछ हदायत भी दी थी। वो इनकी खातिर मदारत में लग गए। जयसिंह को उन्होंने दोबारा नहीं देखा। इन तीनों को मकान में एक कमरा दे दिया गया। 3-4 बजे डालकर साफ सुथरे बिस्तर बिछा दिए गए। रात होते ही बस्ती पर सन्नाटा छा गया। ये तीनों कमरे में बैठी बातें करने लगी और कभी आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगती। वक्त गुजरता गया। घर के सारे अफराद तकरीबन सो चुके थे, लेकिन इन तीनों की आंखों में नींद का इशारा तक नहीं था।
वो बड़ी बेचैनी से वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी और वक्त था कि जैसे इसकी रफ्तार थमकर रह गई थी। एक एक लम्हा सदियों पर भारी महसूस हो रहा था। वक्त का कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन गालिबन आधी रात बीत चुकी थी। दफतन यूं लगा जैसे ही खलबली सी मच गई हो। बातों और कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी और फिर धड़ से इनके कमरे का दरवाजा खुला। वो जयसिंह था। तुम लोग जाग रही हो? वो दरवाजे में रुक गया। चलो जल्दी करो। वो तीनों जयसिंह के साथ कमरे से बाहर आ गई। दोनों ट्रकों के इंजन स्टार्ट हो गए थे। एक आदमी ने मकान का गेट खोल दिया था। हर ट्रक पर दो दो तीन तीन आदमी राइफल संभाले बैठे थे। जयसिंह इन्हें साथ लेकर मकान से बाहर आ गया। गली में इसकी जीप खड़ी थी। इसमें 3 आदमी पहले से राइफल संभाले बैठे थे, अगली सीट पर और 2 पीछे। नायला वगैरह को पिछली सीटों पर बिठा दिया गया। जयसिंह ने स्टीयरिंग संभाल कर जीप स्टार्ट कर दी। चंद ही मिनट बाद एक जीप और माल से लदे हुए 2 ट्रकों पर मुश्तमिल यह काफिला बस्ती से निकलकर सरहद की तरफ बढ़ने लगा। जीप और ट्रकों की बत्तियां बुझी हुई थी। चारों तरफ टीलानुमा छोटी छोटी पहाड़ियां फैली हुई थी। तारीकी में इन पहाड़ियों पर ड्राइविंग वाकई बड़ी मुहारत का काम था। नायला और सुल्ताना वगैरह के दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे थे। वो जीप पर बैठी तारीकी में चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों को घूर रही थी। इन पहाड़ियों में तकरीबन 2 मील का फासला तय करने के बाद जीपें रुक गई। इनके पीछे ट्रक वाले भी रुक गए। जयसिंह बार बार कलाई पर बंधी हुई इलेक्ट्रॉनिक वॉच का रोशनी वाला बटन दबाकर वक्त देख रहा था और फिर यकायक पीछे गर्दन घुमाकर चीखकर कुछ कहा और सीधा होकर जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया। जीप और ट्रक हरकत में आ गए। इस मर्तबा इनकी रफ्तार पहले से ज्यादा तेज थी। तारीक पहाड़ियों में इस कदर तेज रफ्तारी से ड्राइविंग करना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था, मगर जयसिंह और इसके आदमी इसके आदी। नायला और ससी वगैरह अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाले बैठी थी। तकरीबन 8 घंटे तक जीप और ट्रक पहाड़ियों में इसी तेज रफ्तारी से दौड़ते रहे। फिर इनकी रफ्तार किसी हद तक कम हो गई। अब हम सरहद पार करके पाकिस्तान में दाखिल हो गए हैं, लेकिन खतरे के दूर से नहीं निकले। थोड़ा ही आगे कदवाला नामी एक छोटी सी बस्ती है। रात का बाकी हिस्सा हम इस बस्ती में गुजारेंगे और सुबह तुम लोगों को नगरबार पहुंचा देंगे। वहां से तुम कहीं भी जा सकती हो, जयसिंह ने कहा। लेकिन वो कदवाला तक नहीं पहुंच सके। पहाड़ी में अचानक ही रेंजर्स ने घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। उन्होंने भागने की कोशिश की थी, मगर रेंजर्स की फायरिंग से जीप और ट्रकों के टायर बरस्ट हो गए। तुम लोग इस चट्टान के पीछे चली जाओ। अगर हम लोग पकड़े भी गए तो तुम लोग आसानी से बस्ती तक पहुंच जाओगे, जयसिंह ने कहा। नायला सर से सुल्ताना जीप से उतरकर चट्टान की तरफ दौड़ी, लेकिन किसी तरफ से आने वाली सनसनाती गोली सुल्ताना की टांग में लगी और वो चीख मारकर गिरी। इसके साथ ही नायला और सस्सी भी रुक गई। इन दोनों ने सुल्ताना को बाहों से पकड़कर उठाया और इसे घसीटकर चट्टान की पीछे तरफ ले जाना चाहती थी कि एक गूंजदार आवाज सुनकर रुक गई। रुक जाओ वरना गोली मारती जाएगी। नायला ने सर उठाकर देखा और फिर इसके मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। रेंजर का एक जवान इनके सामने सब मशीन गन ताने खड़ा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नायला दुरानी की ये कहानी भी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में। देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।